चलो, पेपर में कोई डाउट है? फोर्टी 1 और कौन सा बोल रहे हो? 43 41 देख लेते हैं। ml m/8 I2 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ, आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आए हैं क्योंकि आप लोग घर पर मुझे लगता है उतने अच्छे से चीज़ों को कर नहीं रहे हो। 3/2 मोलर NaOH है ना, और यहाँ पर ये रिएक्शन भी दी हुई है I2 प्लस OH नेगेटिव गिब्स I नेगेटिव, ये फैन बंद करो, फैन बंद करो, I2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस H2O। अब ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन नीडेड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सिस NaOH। तो इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको शायद उतना नॉलेज है कि नहीं है, इसको ना बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्सिस NaOH के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल पाएंगे। तो एक्चुअल में जब हम इसे बैलेंस करेंगे ना, तो एक्चुअल में रिडॉक्स का भी थोड़ा सा यूज आ जाएगा। यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो ये 5I नेगेटिव होता है और ये 1IO3 नेगेटिव होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना। रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा मैं, वैसे आप ड्रॉपर हो तो थोड़ा बहुत यूज हो रहा है तो कर सकते हैं। ये हमारे पास 3I2 आ जाएगा। बात समझ में आया? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3I2। अब यहाँ पर मुझे बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो I तो बैलेंस हो गया। अब I बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर 6 और ये 6। अब मैं ऑक्सीजन बैलेंस करने जाऊंगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है? जितना ऑक्सीजन की कमी है उतने H2O जोड़ दो। उतने क्या जोड़ दो? H2O। H2O जोड़ने के बाद अब देखना जरा, ये H2O जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या कमी है? H हाइड्रोजन की। तो जितने हाइड्रोजन की कमी है जिस साइड, उतने H पॉजिटिव जोड़ दिए जाते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ पर ये जोड़ने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है कि ये एक्चुअल में बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी पड़ेगी। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का एक मेथड होता है, एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस है, ये चार्ज वाइज भी बैलेंस है और एटम वाइज भी बैलेंस है। यहाँ पर चार्ज लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0। अब यहाँ पर जितने H पॉजिटिव हैं उतने OH नेगेटिव आ जाएंगे, जितने यहाँ आएंगे उतने ही यहाँ आएंगे। ये पानी बन जाएगा, ये 6H2O, 6H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर नेट रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास 3I2 प्लस 6OH नेगेटिव गिब्स 5I नेगेटिव प्लस 1IO3 नेगेटिव प्लस कितना? 3H2O, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये मेरे पास आ गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब यहां पर कितना है? ये 1/8 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये हमारे पास 50 मिलीमोल है और जितना NaOH होगा उतना ही OH नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना है? 300। अब 3 के लिए 6 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए? 2। तो 50 के लिए कितना चाहिए? 100। तो ये कितना बच जाएगा? 200 मिलीमोल। तो NaOH मेरे पास कितना है? 200 मिलीमोल है। अब अगर ये 200 मिलीमोल होगा
तो मैं अगर हम HCl की बात करें तो HCl मेरे पास हम लिख लेते हैं कि 0.8 मोलर है और VML है, और मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव बराबर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव। तो 200 बराबर 0.8 V, ये आ जाएगा। तो V बराबर 200 अपॉन 0.8, क्लियर है, क्योंकि यहां तो 1 ही देगा ना। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 250 ml, ये आंसर होगा। आंसर क्या है लिख लें। आप लोग को बहुत घिसना पड़ेगा तब मार्क्स आएगा पेपर में, ये बात समझो आप। बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा घिसना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट में, तब आपका मार्क्स आएगा। घिसो आप लोग थोड़ा, तीनों सब्जेक्ट बहुत कम मार्क्स आया आप लोगों का, और ये तो स्टार्टिंग है, अभी अगर मार्क्स कम आएगा तो दिक्कत है। केमिस्ट्री में चलो ये क्वेश्चन मैं मान लेता हूं कि आपको दिक्कत आई होगी, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखता नहीं है जो आप पे नहीं बनेगा। हाँ तो स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। PYQs भी करो, इसमें PYQs कम दिए होते हैं, सारे PYQs करो, इसके अलावा कुछ मत करो। 29 का आंसर गलत दिया हुआ है, कैफीन वाला देख लेते हैं आंसर क्या आना चाहिए। आंसर क्या दिया है, चलो देख लेते हैं। 36 तो हो गया होगा। परसेंटेज लॉस इन मास, सेम पेपर को घर जाके भी करें, है ना। आपका पेपर देने से पहले जो चैप्टर आ रहे हैं ना, उस चैप्टर का आपका पूरा मॉड्यूल लगा हुआ होना चाहिए और 2 बार लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप पेपर में क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। आपको कितना भी आता हो तब भी बहुत कम आता है ना, तो आप मेहनत बहुत ज्यादा करें। देखो इधर, कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 if it contains 29% by mass of nitrogen, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कोई भी हम मान लेते हैं अननोन है, ये नाइट्रोजन है, ये Y है, क्लियर है। ऐसा मानना पड़ेगा, मिनिमम पूछा होता तो नाइट्रोजन 1 ले लेता। तो यहाँ पर हम हमेशा पूरे मॉलिक्यूल में किसी एक एलिमेंट से बात की जाए तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में जाते हैं। ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14x, ये आ गया। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में, ऐसे केसेस में मोलर मास लिया जाता है, वैसे टोटल मास आता है। तो यहां पर 29 बराबर ये कितना आ जाएगा 14x अपॉन में मोलर मास इंटू 100। तो ये हमारे पास मोलर मास दिया है क्या, कितना दे रहा है 194। तो x बराबर 29 इंटू 194 अपॉन में 14 इंटू 100,
तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है क्या? तो ये हमारा 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर 4 आएगा, 4 आएगा। तो चेंज कर लो, इसका आंसर 4 आंसर आएगा। देख लेते हैं, चेंज कर लें आंसर, है ना, बाहर चेंज करा दें। हटाऊं, हटा दूं? फोर मोल्स ग्लोबल सॉल्ट, अगर मैं ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं देता तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता, लेकिन ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला दिया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। Na2SO4 डॉट 10H2O मोलैलिटी पूछ रहा है, तो यहां पर मोलैलिटी ओवरऑल निकाल लो पहले तो मोलैलिटी ओवरऑल कितनी आएगी? 4/900 इंटू 1000, तो ये आनी चाहिए 40/9, और 40/9 अगर ये मोलैलिटी आ गया तो यहां पर इसका, हाँ 80/9 आएगा। मोलैलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस इन द, हाँ 80/9 आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। 80/9 आएगा, समझ में आ रहा है? 80/9 इतना कैसे गलत हो सकता है, गधे होते हैं ये। हाँ 80/9 समझ में आया? 80/9 ये तो सिंपल है। हाँ 43 बता देते हैं। 13.4 ग्राम, 13.4 ग्राम of a sample of unstable hydrated salt Na2SO4 dot XH2O was strongly heated, तो यहां पर Na2SO4 dot XH2O ये हीट होगा, तो Na2SO4 प्लस XH2O ये बन जाएगा, है ना। अब इसके अंदर वेट लॉस ऑन हीटिंग इज फाउंड टू बी इक्वल टू, तो यहां पर सबसे पहले ये चीज देखो कि जितना भी पानी होगा वो पूरा लॉस हो गया होगा, तो 1 मोल Na2SO4 डॉट XH2O में X मोल पानी के रहे होंगे, इसके मोल्स निकाल लो आप, तो 13.6 अपॉन में कितना, ओ सॉरी इसे 13.4 डिवाइड बाय कितना आएगा, Na2 46 प्लस 32 प्लस 64, हाँ 142 आ रहा है, बोलो, हाँ 46 प्लस 32 प्लस 64, 142 प्लस 18x, इतने मोल्स हैं, तो 1 मोल में इतना होगा, तो इतने मोल्स में नंबर ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास आ जाएगा 13.4x अपॉन में 142 प्लस
18x। क्लियर है? तो ये हमारे पास 142 प्लस 18x ये हो जाएगा, है ना। अब यहां पर अगर हम मास लॉस की बात करते हैं तो मास लॉस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इतने होने चाहिए। इसका मतलब 13.4x अपॉन में 142 प्लस 18x बराबर ये हमारा 6.3 अपॉन में 18। बात समझ में आया? निकालो इससे x की वैल्यू। नहीं, उसने कहा है वेट लॉस ऑन हीटिंग, तो वेट लॉस ऑन हीटिंग मतलब पानी का ही तो दिया होगा। हीटिंग से जो वेट लॉस होता है वो किसके कारण होता है? पानी के कारण ही होता है ना। इससे x की वैल्यू निकालना। ये अच्छा क्वेश्चन है। आ पा रहा है? कैलकुलेशन थोड़ा हम्म। सेवन आ रहा है, 7.7 ही आएगा। समझ गए ना? लिख लेंगे क्या? एग्जैक्ट आइडेंट। अच्छा, हाँ तो समझ गए होंगे ना। और कोई डाउट है? लाओ, हाँ बताओ किसी को भी डाउट है। 35 टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, देखो इधर K2SO4 एक्चुअल में इसका नाम होता है डबल सॉल्ट। NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2O। इसका नाम पता है? एलम तो है ये, लेकिन एलम में पोटेशियम अमोनियम एलम होगा। Al2SO4 होल्ट्राइज होता है ना, डेट इज फिट करी, है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना।
अब यहाँ पर ये देखें जरा कैसे क्या होता है। ये पेपर तो मेरे अकॉर्डिंग आसान है ना। इस पेपर में तो हाँ वो आसान नहीं है कि आपको मोल्स निकालने को कह दिया जाए, है ना, लेकिन ये मेंस लेवल है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है। और अभी पेपर थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि इसी टाइप का पेपर दिया जाएगा, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है जल्दी से। समझ में आ रहा है। देखो इधर यहाँ पर पहले तो आप मोल्स निकाल लो, तो 1476 इसका मोलर मास बता दो। 700, फिर तो काफी चेंज आ जाएगा। हाँ निकाल लो ना। हम्म, इसका डबल ही आएगा। तो ये 738, ये कितना 2 मोल्स, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि पोटेशियम के 2 मोल्स निकल आएंगे, 2K पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। यही सिखाया जाता है, आगे आ जाएगा 2 अमोनियम। क्लियर है। प्लस NH4 होल ट्वाइस। अच्छा नहीं ये एलम नहीं होगा, एलम का फॉर्मूले में यहाँ ट्राइवेलेंट कैटायन आता है। नहीं ये एलम नहीं होगा, एलम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना है भी नहीं। ये 2SO4 डाइनेगेटिव, पानी तो आयन होगा नहीं, तो 1 मोल के अंदर क्या, हाँ तो वो 2 ले लिया ना, 2 ले लिया ना। 2 मोल ये, 2 मोल ये, 2 मोल ये, 6 मोल हो जाएगा 1 मोल में। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 12, तो 12 Na आंसर आ जाएगा। समझ गए। ऐसे करना है। हाँ और कौन सा लाओ, 49 ना हो जाएगा। ठीक है ये लो हो गया। चलो कौन सा क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कैसे, जितना पानी आया उतना ही पानी वहां होगा ये, लेकिन वो इनडायरेक्टली मैंने वही लगाया है, तो वो एक ही बात किया है मैंने। ऐसा नहीं होगा, कैलकुलेशन तो यही आएगा, है ना। समझ में आ रहे हैं। चलो लास्ट क्या पढ़ाया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन कराया था ना। आगे चलें, वो क्वेश्चन तो हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। लिखें पार्ट्स पर मिलियन, लिखें it is defined as mass of solute present in
present in 10 to the power 6 gram 10 to the power 6 gram solution. नेक्स्ट लाइन लिखो, वही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे कभी दिया होगा तो. इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH if a solution of NaOH if a solution of NaOH is defined as 20 ppm is defined as 20 ppm defined as 20 ppm it means 20 gram NaOH it means 20 gram NaOH present in 10 to the power 6 gram solution. समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 10 to the power minus 2 molal NaOH. Calculate molality of 10 to the power minus 2 ppm NaOH solution. देखें जरा, मैं कराता हूं, सिंपल सी बात है इसमें. देखो 10 to the power minus 2 मोलल ppm है, तो 10 to the power minus 2 मोलल ppm का मतलब 10 to the power minus 2 ppm NaOH. इसका मतलब क्या लिखूंगा, 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन. 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में 10 to the power minus 2 वाला क्वेश्चन, चलो ये कर लो. 10 to the power minus 2 ग्राम क्या प्रेजेंट है, NaOH. अब ये इतना कम मास है कि इसको सॉल्यूशन में से घटाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं. तो अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है तो डायरेक्ट ही निकाल दूंगा मैं. समझ में आ रहा है? इतना छोटा दिया होगा तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे सॉल्यूट के मास को. तो 10 to the power minus 2 गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में यही सॉल्वेंट का मास मान लिया जाएगा जो सॉल्यूशन का मास है. अगर इतना डिफरेंस आएगा तब इनटू 1000. क्लियर है? लिख लेंगे. नेक्स्ट सीखते हैं बच्चों परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम. ये अच्छा टॉपिक है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम. परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम. देखो इधर ओलियम होता क्या है, तो ओलियम बच्चों फ्यूमिंग H2SO4 होता है. फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ये होता है H2SO4 प्लस SO3 दैट इज ओलियम. और ओलियम को कंबाइंडली क्या लिखा जा सकता है, H2O7 दैट इज ओलियम. अब ओलियम को सीखने के लिए सबसे पहले ये समझो कि जैसे H2SO4 प्लस SO3 है, तो इसमें ये जो SO3 है ये होता है फ्री SO3. इसके अंदर जो H2SO4 बना होगा ये SO3 प्लस वाटर
इसको कंबाइन करके H2SO4 बना होगा। ये बात समझ में आया? तो एक SO3 इसके अंदर भी होगा, इसको क्या कहा जाएगा? कंबाइंड SO3। बात समझ में आ रही है? ये लिखो आप। लिख लिया? एक लाइन लिखें। अब डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, उसी से सारी चीजें होंगी। देखो, इफ एन ओलियम सैंपल is labeled as 109%, is labeled as 109%, it means 100 gram oleum, it means 100 gram oleum when dissolved in 100 gram oleum when dissolved in 109 minus 100, 9 gram water, when dissolved in 9 gram water produces 109 gram H2SO4, produces 109 gram H2SO4, produces 109 ग्राम H2SO4। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझें। जैसे यहां पर आपको H2SO4 दिया हुआ है प्लस SO3 दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं हर चीज इसमें 100 से ऊपर जितनी भी परसेंटेज लेवलिंग है उतना पानी चाहिए मेरे को किसके साथ रिएक्ट करने के लिए? ये फ्री SO3 के साथ। बात समझ में आ रहा है? बस ये कंसेप्ट है। अब यहां पर ये टोटल 100 ग्राम है, ये टोटल कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में x ग्राम मान लो फ्री SO3, 100 माइनस x ग्राम ये मान लो H2SO4। तो बच्चों जितना भी H2O होगा, ये 100 से ऊपर जितनी भी परसेंटेज लेवलिंग होंगी वो पूरा H2O होगा। वो पूरा अगर H2O होगा तो यहां पर ये हमारा SO3 के साथ रिएक्शन करके SO3 प्लस H2O ये हमारा H2SO4 बना देगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर 111 मोल है, तो H2O कितना है हमारे पास? 9/18। तो हर रिएक्शन मोल से ही चलता है ना, हाफ मोल। तो ये भी कितना होना चाहिए? हाफ मोल। ये समझ में आ रहा है? और यहां पर 100 माइनस x ये तो ऑटोमेटिक था, ये हमारा हाफ मोल रिएक्ट करेगा, ये हमारा हाफ मोल रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा 100 माइनस x प्लस हाफ मोल यहां बन जाएगा इनटू 98। क्लियर है क्या कहा मैंने? क्योंकि ये ग्राम था तो इसे ग्राम में कर लिया। और 100 माइनस x प्लस 49 बराबर आ जाएगा 109। तो यहां पर x कितना आ जाएगा? 60 नहीं, x कितना आ रहा है? 40। तो x अगर 40 आ गया तो ये हमारा 60 ग्राम रहा होगा ओरिजिनली, ये हमारा 40 ग्राम रहा होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर मुझे कंबाइंड SO3 निकालना होता, फ्री SO3 तो ये रहा, अगर मेरे को इसके अंदर कंबाइंड SO3 निकालना है तो कंबाइंड SO3 कितना आएगा? 1 मोल में 1 मोल H2SO4 में
SO3 के कितने मोल्स हैं, 1 मोल ही होगा, है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो ये हो गया 60/98, तो ये मोल्स आ गए H2SO4 के, इतने ही मोल्स SO3 के रहे होंगे, तो SO3 के इतने मोल्स हैं तो इंटू 80, इतना ग्राम क्या रहा होगा कंबाइंड SO3। बात समझ में आया। यहां पर जितना मोल H2SO4 होगा उतना ही मोल SO3 का होगा, 1 मोल से ही तो 1 मोल बना होगा ये, तो 1 मोल ये है, तो इसके अगर 1 मोल से 1 मोल है तो 100 माइनस एक्स, इससे पता चल गया 60 ग्राम है, 60/98 मोल्स ऑफ H2SO4, इतना ही मोल्स SO3 का इंटू 80 कर दिया तो मास आ जाएगा। क्लियर है ये कहानी। अब यहां पर आपको सीखने वाली बातें क्या क्या है, 100 से ऊपर जितना भी पानी रिक्वायर्ड होगा तो वो पानी के मोल्स निकल आएंगे, जितने पानी के मोल्स रिक्वायर्ड होंगे उतने मोल्स ऑफ फ्री SO3 पड़ा होगा, तो बाकी का क्या होगा H2SO4 होगा। और जब SO3 उस पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमारा क्या बना देगा H2SO4, और जितना परसेंटेज लेवलिंग है उतना ही H2SO4 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या कहा, 100 से ऊपर जितना भी है, 100 के रिस्पेक्ट में देखना है हमेशा, 100 के ऊपर जितना है उतना पानी के मोल्स निकाल लो। मान लो 118% है तो पानी का मोल 1 मोल, तो SO3 कितना परसेंट रहा होगा 1 मोल, 1 मोल मतलब 80 ग्राम, तो H2SO4 पहले से 20 ग्राम होगा, H2SO4 पहले से 20 ग्राम होगा और 80 ग्राम से वापस ये हमारा कितना बन जाएगा 1 मोल और बन जाएगा, तो 98 ग्राम बन गया, तो 98 और 20 कितना हो गया 118। तो जितना परसेंटेज लेवलिंग होता है उतना ही H2SO4 बन जाता है फाइनली। बात समझ में आया। और जितना 100 से ऊपर है उतने से मोल्स ऑफ SO3 पता चल जाएंगे कि मोल्स ऑफ फ्री SO3 कितने हैं, और फ्री SO3 ही होता है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है, और कितने पानी के साथ रिएक्ट करना है 100 से ऊपर के साथ। क्लियर है, बस ये कहानी है, लिख लें। क्या हाँ, तो 1/2 इंटू 98 किया ना, ये तो ऑटोमेटिक था ना, 100 माइनस एक्स पहले से प्रेजेंट था, हाफ मोल इससे बना होगा तो हाफ इंटू 98 ग्राम बना होगा, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। कंबाइंड SO3 का मतलब ये है H2SO4 में कितना SO3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब ये पहले से था, तो मेरे को ये पता चल गया कि 60 ग्राम है ये। अगर ये 60 ग्राम है इसका मतलब ये है कि मैं कंबाइंड SO3 कितना हो जाएगा हमारा 1 मोल H2SO4 होगा तो SO3 का भी 1 मोल होगा, तो 60 ग्राम होगा तो 60/98 ग्राम SO3 हो गया, 1 मोल में 1 मोल तो 60/98 में 60/98, और SO3 कितना हो जाएगा इंटू 80। ये किया है मैंने, बहुत सिंपल सी बात है। 100 से ऊपर जितना होगा, जितने पानी के मोल्स आएंगे उतना ही फ्री हमारा क्या पड़ा होगा SO3 पड़ा होगा। क्लियर है।
चलें, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम देखो इधर, फॉर मिनिमम के लिए देखना जरा, पूरा खेल इससे चल रहा है। H2SO4 प्लस SO3 ये मिलाकर कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में जितना फ्री SO3 के मोल्स होंगे उतना ही मुझे पानी चाहिए पड़ेगा। सिंपल सा दिमाग ये लगाएं आप। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? तो अगर मुझे मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग चाहिए तो मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग के लिए मैं फ्री SO3 छोड़ू ही नहीं। समझ में आया? फ्री SO3 अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो ये 100 ग्राम ही रहेगा, ये 100 ग्राम ही रहेगा, तो ये 0 ग्राम रहेगा। 0 ग्राम रहेगा तो मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग कितना आ जाएगा? मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग आ जाएगा 100%। बोले अब फॉर मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग H2SO4 प्लस SO3, ये हमारा अभी भी 100 ग्राम रहना चाहिए, लेकिन ये 0 हो जाए और ये 100। समझ पा रहे हैं? 100 हो जाएगा तो 100/80 तो 5/4 मोल। तो 5/4 मोल तो पानी के भी 5/4 मोल। समझ पा रहे हैं? दिमाग लगा पा रहे हैं? ये 2 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 22.5 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? तो 22.5 ग्राम अगर ये आ गया, इसका मतलब 122.5%। तो मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग कितना हो जाएगा? 122.5%। तो पूरी परसेंटेज लेवलिंग इसी बीच में मिलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मिलेंगी तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्लियर है? और हर चीज किसके रिस्पेक्ट में देखो बहुत सिंपल है ना। फ्री SO3 कितना है ये देख लो, 100 ग्राम में जितना फ्री SO3 होगा उसका मोल्स निकालो, उतने ही मोल्स पानी के चाहिए, उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 100 से ऊपर उतना ही पानी चाहिए पड़ेगा, उतना परसेंटेज लेवलिंग हो गया। अरे समझे? बस बहुत सिंपल सी बात है। मॉड्यूल बताओ, उसी का क्वेश्चन करा देते हैं ओलियम का। 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है हमेशा परसेंटेज लेवलिंग को। थर्ड सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। थर्ड सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। 27 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 27 करें जल्दी से।
देखो है क्या, बहुत सिंपल सी बात है। 118% लेवल्ड ओलियम, इसका मतलब पता है क्या है? 118% का मतलब है 118 माइनस 100 कर दिया करो, तो मेरे पास 18 ग्राम पानी आ गया। अगर 18 ग्राम पानी आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 मोल आ गया। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर मेरे पास ये आ गया, वो पूछ क्या रहा है, if the number of moles of H2SO4 and free SO3, अच्छा ठीक है, तो यहां पर ये हमारा अब H2SO4 प्लस SO3 इन दोनों को मिला के कितना होना है? 100 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर 100 ग्राम होना है। क्लियर है? ये कुछ ऐसे भी दे सकता है कि H2SO4 को आगे NaOH वगैरह के साथ रिएक्ट करा के कुछ दे देगा वो, कि इसका सैंपल उठा लिया मैंने, मान लो उसने उठाया 10 ग्राम, तो हमको हर चीज़ किसके रिस्पेक्ट में करनी है? 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में। ये बातों को याद रखें थोड़ा सा, है ना। वहाँ पर जैसा क्वेश्चन आएगा वो मेरे पास है नहीं अभी क्वेश्चन, नहीं तो मैं वो भी कराता। ये 100 ग्राम है, अब ये 100 ग्राम है तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल का मतलब 80 ग्राम है। अब ये अगर 80 ग्राम है तो ये कितना होना पड़ेगा? 20 ग्राम। खत्म हो गई बात, समझ गए? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 20/98। कितना हो जाएगा ये? हाँ, पॉइंट में तो कम ही किया करो आप। 10/49, तो ये आ रहा है हमारे पास x ना, नहीं x ही तो है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड फ्री SO3 इज, यही तो है, x y 1 है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर तो सेम ही आ रहा होगा, लेकिन 1 + 10/49 अपॉन में 1 - 10/49, ये कितना आ जाएगा? 59/49 अपॉन में, आंसर यही है क्या? 59। हाँ, वो उसने क्लियर नहीं किया है, अगर ये क्लियर कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो H2SO4 के अगर हम बाद वाले मोल्स लेंगे तो फिर वो 118/98 आएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया ना, जैसे फॉर 118% लेवल्ड ओलियम इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड फ्री SO3, नहीं मेरे अकॉर्डिंग पहले वाले ही मोल्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ कह ही नहीं रहा ना वो कि उसमें पानी में डाला है कि नहीं डाला, तो मेरे अकॉर्डिंग पहले वाले ही लेने चाहिए। एक बार चेक करना इसको। नहीं, आंसर तो सही है, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ H2SO4 कौन से मोल्स लेना चाह रहा है वो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही लेने चाहिए क्योंकि उसने दिया नहीं है ना कुछ, इसलिए ये आंसर इससे करेक्ट आ रहा है। नहीं, उसमें एक बार ये देखो कि H2SO4 के कौन से मोल्स लेना चाह रहे हो। हाँ हाँ, किसी पे भी देख लो, मेरे अकॉर्डिंग तो पहले वाले ही, क्योंकि उसने पानी वगैरह में डाला ही नहीं है ना, तो हम पहले वाले ही लिया है ना, हाँ पहले वाले ही आएगा। अब क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। चलें,
अब लिखो इन 200 ग्राम of a sample of oleum labeled as 109%, 12 gram water is added. 12 gram water is added. The new labeling of the oleum sample is, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो इधर सब सीख लो आप। तो जब तक पानी नहीं मिलाया तब तक तो हम ऐसे ही करेंगे जो मैंने सिखाया आपको। इसमें पानी मिलाया है तो इसने कहा है ना कि पानी मिलाया है। अब यहां पर 200 ग्राम में कितना मिलाया है? मैंने क्या सिखाया आपको? 100 ग्राम में देख लो तो 100 में कितना मिला है? 6 ग्राम। अब जब परसेंटेज लेवलिंग अगर 109% है, इसका मतलब ये है कि 109 माइनस 100 कितना? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे 9 ग्राम पानी चाहिए इस ओलियम सैंपल का पूरा फ्री SO3 को हटाने के लिए। समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बराबर 9/18। 9/18 का मतलब हाफ मोल। क्लियर? अब हाफ मोल चाहिए मेरे को, है ना? हाफ मोल अगर मेरे को चाहिए तो H2SO4 प्लस SO3, इसमें 40 ग्राम ये होना चाहिए। हाफ मोल का मतलब जितना ये उतना ये मोल। ये कितना होना चाहिए? 60 ग्राम। हर चीज 100 के रिस्पेक्ट में देखनी है जब हम ओलियम की डेफिनेशंस लिखेंगे। ओलियम को फ्यूमिंग H2SO4 भी कहा जाता है। ये बात समझ में आया? अब यहां पर ये आ गया मेरे पास। अब बच्चों दिक्कत क्या है? उसने मिलाया कितना है? 6 ग्राम। 200 में 12 ग्राम मिलाया तो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे, तो 100 में 6 ग्राम। मेरे को चाहिए कितना? 9 ग्राम चाहिए, है ना? इसका मतलब जितना मेरे को चाहिए उसका सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम की कमी है। एक बात बताओ आप, अब जितना ये SO3 प्रेजेंट है, ये पूरा SO3 रिएक्ट कर लिया होगा? पूरा SO3 तो नहीं हो पाया होगा। जैसे यहां पर अगर मैं रिएक्शन करता तो SO3 प्लस पानी गिब्स क्या होगा? H2SO4। अच्छा, ये मान लो 1/2 मोल 9 ग्राम दिया होता तो एंड सॉल्यूशन में ये नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा क्या होगा? H2SO4। बोलो, ये बात समझ में आती है ना? ये 60 ग्राम। अब यहां पर हाफ मोल है, ठीक है? ये कितना है? 6/18। अरे ओरिजिनली तो यही है ना, तो ये 1/3। तो यहां पर 1/2 माइनस 1/3, ये कितना बचेगा? 0। और ये कितना? 1/3 प्लस 60। 1/3 इंटू क्या कर लेता हूं? 98। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/6। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि मान लो 6 ग्राम ही मिलाया था तो एंड में क्या क्या बचा होगा? SO3 बचा होगा 1/6 मोल, इसके करस्पॉन्डिंग मास निकाल सकते हैं, और H2SO4 बचा होगा, यही बचेगा। तो अभी भी तो ये ओलियम ही है, H2SO4 प्लस SO3। अब ये ओलियम होगा कितना? मास तो कंजर्व होता है रिएक्शन में। अगर मास कंजर्व होता है तो ये ओलियम कितना होना चाहिए? अब 106 ग्राम। अरे बोलो, कितना होना चाहिए? 106 ग्राम। ये समझ में आता है? तो अगर मेरे पास 106 ग्राम ओलियम होना चाहिए, ये बात समझ में आया? अरे समझ आ रहा है ये बात? देखो इधर मैंने ये बोला कि H2SO4 प्लस SO3 है, ये हमारा हाफ मोल अगर पानी होता तो कोई बात ही नहीं थी, पूरा खत्म होके सिर्फ H2SO4 बन जाता। अब पूरा तो बना नहीं है, तो H2O लिमिटिंग है ना इस रिएक्शन में। H2O लिमिटिंग है तो H2O 0 बचेगा। H2O 0 बचेगा, ये 1/6 मोल होगा, ये 1/6 मोल होगा, तो ये,
हमारे पास कितना होगा, ये जिसके करस्पॉन्डिंग जो भी बन गया होगा। ये बात समझ में आया। तो मेरे पास अब क्या क्या बचा है, H2SO4 है और SO3 है। अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर आप एक बात बताओ मेरे को कि H2O का कितना मास था, 6 ग्राम। SO3 का कितना मास था, 40 ग्राम, है ना। H2SO4 का कितना मास था, 60 पहले था, 1/3 × 98 अभी बन गया। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, चलो बाद का मैं मास निकाल लेता हूं, तो बाद का मास अगर मैं निकालूंगा तो 60 + 98/3, है ना, ये मास आ जाएगा। और SO3 का 1/6 × 80, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 180 + 98, ये तो 40/3 आएगा। ये डिवाइड में बताओ फ्रैक्शन में, 180 + 98, 278 / 3, 278 और 40 जोड़ दो, 318, 318 / 3 मतलब कितना होगा, 106 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो मैं पहले भी तो यही बोल रहा था कि आप मास कंजर्व कर दो ना, इसके 40 ग्राम है, ये हमारा H2SO4 और H2O, ये तीनों के मिला के मास तो चाहे रिएक्शन कुछ भी होता रहे कंजर्व ही होना है ना, जब तक रिएक्शन चलेगा हर टाइम पर मास तो कंजर्व ही रहेगा। तो ये मेरे पास 106 ग्राम है। अब इस 106 ग्राम में अभी भी फ्री SO3 पड़ा हुआ है, अभी भी क्या पड़ा है, फ्री SO3। तो फ्री SO3 के कितने मोल्स पड़े हैं, 1/6 मोल, मतलब इतना ही पानी और रिक्वायर्ड है। अब वो ये कह रहा है इस सॉल्यूशन का परसेंटेज लेवलिंग बता दो। क्या कह रहा है वो, इस सॉल्यूशन का परसेंटेज लेवलिंग बता दो। तो मेरे पास 106 ग्राम ओलियम है, तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं यहां पर, 106 ग्राम ओलियम रिक्वायर्ड 3 ग्राम वाटर। बोलो, ये लिख सकता हूं। तो 1 ग्राम ओलियम 3/106 ग्राम H2O। तो 100, हम हर चीज 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बात समझ में आया। तो ये 300 डिवाइड बाय 106, ये वैल्यू 102.8 आएगी। मतलब वो कह रहा था कि परसेंटेज, नई परसेंटेज लेवलिंग बता दो इस सॉल्यूशन की। तो इस सॉल्यूशन ये 106 पे है, तो ठीक है, 106 में कितना पानी रिक्वायर्ड है, 3 ग्राम। तो 106 में अगर 3 ग्राम रिक्वायर्ड है तो इसका ही 100 में कितना होगा, निकाल दिया। बात समझ में आया। तो इस 106 में अगर 3 ग्राम है तो 100 में कितना होगा, ये निकाल दिया हमने। समझ गए, ये लिख लें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अरे समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लिया? आप एक बार घर जाके पढ़ लोगे ना इसको तो आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आया ना? थोड़ा सा लगता है ट्रिकी सा, एक्चुअल में इसका क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, लेकिन बात क्या है, मॉड्यूल्स वगैरह सब जगह पर दिया होता है और इनमें दिया है तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में तो मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए पढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, when 200 gram of an oleum sample, when 200 gram of an oleum sample labeled as 109%, gram of an oleum sample labeled as 109% is mixed with 300 gram of another oleum sample, 300 gram of another oleum sample labeled as 118%, labeled as 118%. The new labeling of resulting oleum sample becomes 118% के बाद the new labeling of resulting oleum sample becomes, the new labeling of resulting oleum sample becomes, बनाएं इस क्वेश्चन को, of oleum sample becomes,
-14.4। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इधर क्या दिया है उसने, 200 ग्राम ऑफ एन ओलियम सैंपल लेवल्ड एज 109%। इसका मतलब ये हो गया कि 109% पर अगर हम फोकस करते हैं तो मेरे को इसमें 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 9 ग्राम वाटर। ये समझ में आता है, 9 ग्राम वाटर का मतलब हाफ मोल, यही चाहिए कि नहीं चाहिए। हाफ मोल अगर मेरे को चाहिए क्या करूँगा, इसके अंदर जो पहला वाला ओलियम सैंपल है उसमें 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में H2SO4 प्लस SO3 लिख लेता हूँ। तो H2SO4 प्लस SO3 लिखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ मोल मतलब 80 ग्राम, नहीं 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ये आ गया और 60 ग्राम ये आ गया। क्लियर है, समझ गए, 40 ग्राम ये आ गया और 60 ग्राम ये आ गया। क्लियर है ये बात। अब इसके अंदर उसने ये 100 ग्राम में है, लेकिन उसने बात की है कितना डाला है इसका 200 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो मेरे पास इसमें जो H2SO4 आएगा और प्लस SO3 जो आएगा वो हमारे पास 200 ग्राम में, क्योंकि मिक्स जितना किया जा रहा है उतना तो लेना ही पड़ेगा। अब ये 200 ग्राम में ये 200 ग्राम में ये कितना आ गया 120 ग्राम और ये कितना आ गया 80। ये समझ गए। अब दूसरा, इसमें कितना 18 ग्राम पानी चाहिए। 18 ग्राम पानी का मतलब 1 मोल। ये समझ में आता है सभी को। 100 के रिस्पेक्ट में फिर से लिख लूंगा, तो H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3 ये हमारा 100 ग्राम है। ये अगर हमारा 100 ग्राम होगा तो इस 100 ग्राम में ये हमारे पास 80 ग्राम और ये हमारे पास 20 ग्राम। मेरे को कितने में चाहिए 300। तो H2SO4 प्लस SO3 300 ग्राम। इस 300 ग्राम में ये आ जाएगा 240 ग्राम और ये 60 ग्राम। समझ पा रहे हैं। तो एक तो ये मिलाया, जो मिलाया एक्चुअल उस पर पहुंच गए। अब इसके अंदर टोटल अगर हम देखते हैं तो जो नया सॉल्यूशन बना होगा उसमें H2SO4 प्लस SO3 ये कितना हो गया 180 ग्राम और ये कितना हो गया 300। पूछ क्या रहा है वो, नए का, ठीक है। ये 500 ग्राम में कहानी है, मैं कितने के पास जाऊंगा 100 ग्राम के पास। तो 100 ग्राम के पास गया तो H2SO4 प्लस SO3 ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 5, ये 320 डिवाइड बाय 5 100 ग्राम में। क्लियर है कैसे चल रहे हैं। ये 36, ये 64 ग्राम। इस 64 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 निकाल लो। ये कितना 4/5 यही आएगा। 4/5 में पानी निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा 72/5 कितना 14.4 यही आएगा। तो ये कितना आ गया 114.4%। क्लियर है।
अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए ना। अच्छा तो कुछ नहीं, जो मैंने सिखाया है उसी को अप्लाई करना है, बात ये है, समझ में आया ना। जो मैंने आपको सिखाया वही अप्लाई कर दो आप, बस इतनी सी बात है। तो अब मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिक में करना क्या है, समझ में आया। अगर कभी मान लो उसने, अच्छा पूरा परसेंटेज लेवलिंग हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में देखना है, और उसमें भी 100 से ऊपर जितना है उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी निकाल लो तो फ्री SO3 आ जाएगा। अरे समझ गए ना, फ्री SO3। ये क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और कर लें जाके, बात समझ में आया, इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और कर लें, ठीक है। इतना रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर यूडियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बात समझ में आया ना। ये सब कुछ खत्म है, यूडियोमेट्री स्टार्ट होगा।